गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने क्लास 9th की अर्थशास्त्र की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसका चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 1 पर बात हो चुकी है। आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 2 पर, और पार्ट 2 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए वैसे तो हमने जो पार्ट 1 था, सॉरी पार्ट 3 था, ये लगभग पार्ट 1 में कंप्लीट ही कर लिया था, लेकिन कुछ इसका पोर्शन बच चुका था। उसको अब हम पार्ट 2 में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम बात करें तो निर्धनता के कारणों की, ये हमारा एक फैक्ट रहेगा, पहला है। ठीक है, इसमें हम 3 फैक्ट के बारे में ही जानने वाले हैं। दूसरा है निरोधी उपाय, निर्धनता के निरोधी उपाय कौन कौन से हैं। और तीसरा क्या है, तीसरा चुनौती है, यानी निर्धनता एक चुनौती है, वो क्यों है, कैसे है, उसके बारे में। ये 3 फैक्ट हैं। ठीक है, चुनौती के बारे में तो मैंने आपको पार्ट 1 में भी बता दिया था। ठीक है, सभी जानते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए निर्धनता के कारणों की हम बात करें, वैसे तो निर्धनता के बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने बेस को बना के चल रहे हैं, इसलिए जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको ही हम समझेंगे, उससे बाहर नहीं जाने वाले हैं, ज्यादा डीप भी नहीं जाने वाला है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। और अपना जो बेसिक जो कंसेप्ट है उनको हम क्लियर कर रहे हैं। धीरे धीरे हम सभी कारणों को समझेंगे, लेकिन जितना एनसीईआरटी के में ये कारण दिए हुए हैं उन्हीं कारणों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एनसीईआरटी में 3 कारण बताए गए हैं क्लास 9th की अर्थशास्त्र में। पहला है औपनिवेशिक प्रशासन के कारण क्या हुआ है, गरीबी पैदा हुई है। ठीक है, भारत में औपनिवेशिक प्रशासन के कारण क्या हुआ है, गरीबी पैदा हुई है। एक बहुत बड़ा यानी इंपॉर्टेंट कारण है गरीबी पैदा करने वाला। अब ये इससे कैसे हुई है, औपनिवेशिक से कैसे हुई है। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो प्राचीन यानी ऐतिहासिक समय में आप देखोगे तो औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया है, भारतीय लोगों का शोषण किया है। ठीक है, तो उसी तरीके से औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने भारतीय लोगों की हस्तशिल्पकारी को नष्ट किया था। क्या क्या था, नष्ट किया था। और जब हस्तशिल्पकारी को नष्ट करने के बाद वो क्या हुए, जिन लोगों के पास हस्तकला थी उसको समाप्त करने के बाद क्या हुआ, वो गरीबी का शिकार होते चले गए थे। ठीक है, यानी दूसरी है वस्त्र जैसे उद्योग को हतोत्साहित करना। ठीक है, वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित करना, ये क्या है, ये प्रशासनिक जो औपनिवेशिक प्रशासन का जो टाइम था उसमें वस्त्र जैसे उद्योगों को क्या क्या किया गया था, इनके विकास में बाधा डाली गई थी। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया था, अपने फायदे के लिए कार्य किया था, ना कि भारत के लिए। तो इसलिए जो भारतीय लोग थे वो औपनिवेशिक सरकार की नीतियों से क्या होते चले गए, गरीब होते चले गए। ठीक है, तो ये वाला जो फैक्ट है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको बढ़िया से आप समझ भी गए हैं। अब तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इतना खास नहीं है, कॉमन से है, चैप्टर भी बड़ा आसान है, तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले फैक्ट पर। दूसरा क्या है कि संसाधनों का असमान वितरण के कारण, यानी गरीबी जो पैदा हो रही है वो संसाधनों के असमान वितरण के कारण पैदा हो रही है। अब असमान वितरण क्या है, संसाधनों का मतलब उनका बराबर रूप से बंटवारा नहीं किया गया है। ठीक है, असमान रूप से बंटवारा किया गया है। मान लीजिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भूमि की, तो ठीक है, मान ले भूमि किसी को कम किसी को ज्यादा, तो ये जो कम ज्यादा की जो भावना पैदा होती गई, इससे क्या हुई, लोगों में अमीरी गरीबी की खाई बनती चली गई। ठीक है, और वो ही अमीरी गरीबी की खाई, उससे क्या हुआ, जो भारत है वो एक निर्धनता का कारण चला गया, भारतीय निर्धनता का कारण बनता चला गया। ठीक है, तो यहाँ से भी जो निर्धनता का जो कारण रहा है वो ये भी रहा है कि संसाधनों का असमान वितरण के कारण। ठीक है, तीसरा है जो वो है ऋणग्रस्त होने के कारण। अब ऋणग्रस्त होने के कारण भी भारतीय लोग या भारतीय कृषक क्या हुए हैं, गरीबी का शिकार हुए हैं। मान लीजिए जो छोटे किसान थे जिनमें भूमि का बंटवारा हुआ था, जो छोटे किसान थे वो क्या करते थे, अपनी कृषि उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए बड़े किसानों से क्या लेते थे, ऋण लेते थे। और जब वो ऋण वो मतलब सही समय पर नहीं देते थे, निश्चित समय पर नहीं देते थे, तो उनको क्या देना पड़ता था, ऋण देना पड़ता था, ब्याज देना पड़ता था। तो वो बढ़कर बहुत ज्यादा मात्रा उसकी हो जाती थी, तो जिसको चुका पाने में वो क्या होते थे, असमर्थ होते थे। तो इससे क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं पे वो भी गरीब हो रहे हैं, किसके कारण, ऋणग्रस्त होने के कारण भी गरीबी मतलब पैदा हुई है। ये एनसीईआरटी क्लास 9th का अर्थशास्त्र हमको कह रहा है। ये तीनों फैक्ट अर्थशास्त्र के ही हैं, मैंने अपने पास से कुछ नहीं बताया है। ठीक है, तो ये सब हम और डिटेल से इसके बारे में हम क्लास 11th और 12th का जब अर्थशास्त्र पढ़ेंगे सभी कवर कर लेंगे। तो अभी से हम इनकी मतलब तह में जाएंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा अच्छा नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप हमको चलना है, एकदम
हमको कवर नहीं करना है, ठीक है। एक समझ के साथ हमको चलना है। तो ये वाला आपको पता चल गया कि निर्धनता के कारण, निर्धनता के कारण कौन कौन से, निर्धनता पैदा कैसे हुई है ये आपको पता चल गया। अब देखिए दूसरा जो फैक्ट है वो है निर्धनता निरोधी उपाय। अब यहाँ पे निरोधी का मतलब क्या है, निरोधी को समझ जाओगे आप, समझ जाओगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। निरोधी मतलब रुकावट, निरोधी मतलब क्या है, रुकावट यानी बांधा, ठीक है, मतलब रोकना। निर्धनता को रोकने के लिए भारत में क्या क्या किया गया है, भारत में कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं, भारत में क्या कौन कौन से कार्यक्रम किए गए हैं निर्धनता को रोकने के लिए, भारतीय नीतियों का यानी भारतीय सरकार का क्या प्रोसेस रहा है निर्धनता को रोकने के लिए, भारत के द्वारा क्या उपाय किए गए हैं किसको, निर्धनता को निरोधी करने के लिए यानी रोकने के लिए, ठीक है। तो देखिए वैसे तो बहुत सारे कदम भारतीय सरकार के द्वारा उठाए गए हैं, उनमें से मनरेगा आप सभी ने सुना है, ठीक है। मनरेगा के तहत, ठीक है, लोगों को रोजगार देने की कोशिश की गई है। अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो निर्धनता तो क्या होगी, खत्म होगी, समाप्त होगी। तो मनरेगा के द्वारा भी क्या की गई है, मनरेगा योजना बनाकर रोजगार को देने के साथ साथ निर्धनता को खत्म करने की कोशिश की गई है, यानी रोकने की कोशिश की गई है। उसके बाद राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष होगा, ऐसा कुछ कल्पना करती है भारत सरकार, ठीक है। और राज्य सरकारों का भी अपना एक राज्य रोजगार गारंटी कोष होगा, जिससे वो अपने राज्य के लोगों को क्या करेगा, मतलब रोजगार दिलाने की कोशिश करेगा। एक ऐसा कोष होगा, ठीक है, अवसर उनको उपलब्ध कराएगा। तो ये सब क्या है, ये उनके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं कि गरीबी को, ताकि वो रोक सके, ठीक है। और बहुत सारी योजनाएं, इन पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे बेसिक्स आप समझ लो एज ए 9th स्टूडेंट के आधार पे। देखिए राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ठीक है, ये 2004 में लागू हुआ है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में लागू हुआ है। भारत के 150 डिस्ट्रिक्ट्स में ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। 150 जिलों में जो 150 जिले पिछड़े हुए थे, ठीक है, उनमें ये क्या हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी निर्धनता को रोकने के लिए, निर्धनता में रुकावट पैदा करने के लिए एक भारत सरकार के द्वारा एक तरीके से बोल सकते हैं कदम उठाया गया है, एक योगदान दिया गया है, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि 1993 में आरंभ की गई थी, ठीक है। तो इससे क्या, इससे भी रोजगार यानी निर्धनता को रोकने की कोशिश की गई थी। तो ये बहुत सारी, ये सभी जो योजना है ना, इनसे क्या हुआ है, गरीबी को रोकने की कोशिश की गई है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में आरंभ हुआ था, ठीक है। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आरंभ हुई, 1993 में हुई, ठीक है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में आरंभ हुआ, ठीक है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में आरंभ हुआ, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आरंभ हुई। ये सभी योजनाएं हैं और इन्हीं योजनाओं के थ्रू क्या करने की कोशिश की गई है, निर्धनता में रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने ये बेसिक सा बताया है, जितना कि आपके अर्थशास्त्र क्लास 9th की आपको बताना चाहती है, इतना बेसिक्स आप समझ लो। अब इनके बारे में हम डिटेल से आपको पर डे क्या करेंगे, एक एक वीडियो देंगे, ठीक है। मान लीजिए 5 मिनट में हम कवर करेंगे मनरेगा को, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे 5 दिन में हम 5 मिनट में हम कवर करेंगे किसको, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष को। फिर राज्य रोजगार गारंटी कोष। फिर उसके बाद राष्ट्रीय काम के बदले अनाज का कार्यक्रम, इनके उद्देश्य क्या थे, इनके परिणाम क्या रहे हैं, ठीक है। और इनका जो प्रोसेस है वो क्या है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में आपको बताएंगे बढ़िया से, ठीक है। तो इससे क्या कि हम जो काम कर रहे हैं, मतलब आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, तो ठीक है। इसलिए अभी आप बेसिक सा मतलब इनके बारे में देख लो, जान लो जितना मैंने बता दिया है। उसके बाद कंटिन्यू एक एक वीडियो हम आपको कल से ही देना स्टार्ट करेंगे इन पर, ठीक है, 5-5 मिनट की। तो उनमें आप प्रत्येक के बारे में बढ़िया से समझ जाओगे। तो यहाँ तक कोई भी डाउट आपको नहीं है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यह है चुनौती के बारे में। तो आपको पता है कि भारत के सामने निर्धनता एक बड़ी चुनौती है। जब हमने चैप्टर का स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। तो चुनौती है, विकास के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं, निर्धनता को रोकने के लिए भारतीय सरकार के द्वारा योगदान भी दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी निर्धनता भारत में एक चुनौती बनी हुई है, ठीक है। वो क्यों बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, वो स्टार्टिंग पार्ट 1 में हमने बात किया था, ठीक है। यदि पार्ट 1 वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे रहा हूं, वहां पे जाकर आप देख सकते हो, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा।
तो दोस्तों आज हमारा जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसका लास्ट चैप्टर बच रहा है चैप्टर 4। चैप्टर 4 पर हम डिस्कस करेंगे कल। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू थे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन वाली बटन को कमेंट करना नहीं हिट करना नहीं भूलेगा। तो दोस्तों एक और बात, यदि आप इन सभी चैप्टर्स के नोट्स चाहते हो, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसमें आप आसानी से देखकर पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो पहला आप वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद ही नोट्स पढ़े, तभी आप समझ सकते हो, वरना कोई फायदा नहीं है नोट्स को देखने का, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।